तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री, चैप्टर 4, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। और टोटल चैप्टर हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। तो बिना समय का हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है आपका, जिसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का चौथा। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है पहले यह जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में जानने का प्रयास करेंगे हम और भी आगे। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम की भावना को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। अपने देश के बारे में सोचना ही, अपने देश के बारे में प्रेम करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है आपका, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था। भारत में अगर राष्ट्रीयता की भावना जगी, लोग स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन किए, तो इसके पीछे का कारण क्या था। तो देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण थे। जिस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, वह पूर्ण रूप से क्या था, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, वह पूरी तरह से क्या था, भेदभावपूर्ण था। अब वह भेदभाव किया किसके द्वारा जा रहा था, तो वह भेदभाव किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। आगे दिया गया है कि भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों का शोषण हो रहा था। ये शोषण किया किसके द्वारा जा रहा था, तो अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। क्योंकि हम उस समय किसके गुलाम थे, हम उस समय किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। असमानता के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। लोगों में जो असमानता की भावना थी कि भाई किसी को ज्यादा अधिकार दे दिए, किसी को कम अधिकार दे दिए, तो इन कम अधिकारों के कारण ही, इन असमानताओं के कारण ही क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित कारण दिए गए हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण दिए गए हैं, वह कारण दिए गए हैं नीचे। चलिए, पहला है राजनीतिकरण। पहला कारण क्या है, राजनीतिकरण है। भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला कारण है, राजनीतिकरण। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के परिणाम था। अगर 19वीं शताब्दी में अगर राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में, तो उसका एक भी कारण क्या था, वह कारण क्या था, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था इस प्रकार से चल रही थी कि जो भारत के आम जनता थे, वह सभी वर्ग के लोग थे, वह उनके शासन से क्या थे, नाखुश थे। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा है, परंतु सभी कारणों में किसी न किसी ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थी। चाहे वह कोई भी कारण रहा हो, तो वह किससे संबंधित था, तो ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक राजनीति से। तो वह हमारा कारण बनेगा, राजनीतिक कारण बनेगा। थोड़ा सा और आगे समझते हैं। राजनीतिकरण 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। जितने भी भारतीय प्रेस थे, उन पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कोई जानकारी या कोई सूचना नहीं प्रकाशित कर सकता है। अब सूचना या प्रकाशित न करने का मतलब क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा शोषण हो या किसी प्रकार का गलतफहमी हो या कोई गलत नीति लागू किया जाए, लेकिन भारत के लोग उसका कोई जवाब न दे, उसका जवाब ही ना दे। इसके लिए क्या पारित किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुई थी, वह कब पारित हुई, तो 1878 ईस्वी में पारित हुई थी। 1889 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र को रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो आर्म्स एक्ट लागू हुआ 1879 ईस्वी में, उसके द्वारा भारत के लोगों को अस्त्र शस्त्र रखना क्या कर दिया गया, गैर कानूनी
घोषित कर दिया गया। इनको डर था, अंग्रेजों को डर था कि अगर भारतीय अस्त्र शस्त्र रखने लगे तो वह एक न एक दिन क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई में किसका प्रयोग करेंगे, इन अस्त्र शस्त्रों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जो कि काफी हम लोगों पर महंगा पड़ सकता है। इसके लिए भारत के लोगों को गैर मतलब अस्त्र शस्त्र रखने के लिए क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आगे देखिए 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल, बड़ी मच्छर से आदमी परेशान है। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का पारित होना। इस बिल का उद्देश्य था भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। जो भारत के लोग हैं और जो यूरोपीय लोग हैं, जो फौजदारी मुकदमे हैं, उनके दोनों की सुनवाई जो होगी वह कहाँ होगी, सामान्य न्यायालय में होगी, तथा उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था। यूरोप वासियों के मतलब वहाँ अंग्रेज भी थे, तो अंग्रेजी जो जनता थी वह भी कहाँ की हो जाएगी, वह यूरोपीय हो जाएगी। तो उनको जो विशेष अधिकार दिया गया था वह इल्बर्ट बिल के द्वारा वह विशेष अधिकार को कैसे कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। एक और भी उसमें नियम जो बनाया गया था, जो इल्बर्ट बिल के अलावा, इल्बर्ट बिल जब तक पास ना हुआ था तो यूरोपियों के पास एक विशेष कानूनी अधिकार था कि उनका जो मुकदमा है केवल यूरोपीय जज ही क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यूरोपीय जज ही सुन सकते हैं। तो भाई यूरोपियों अगर अंग्रेजों का ही, अगर अंग्रेज का कोई मुकदमा हो और अंग्रेजी जज ही हो तो वह किसके पक्ष में जवाब देगा, तो वह अंग्रेजों के पक्ष में ही जवाब देगा। तो उसका विरोध किया गया, यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया, जिसके कारण सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा, जो इल्बर्ट बिल पारित हुआ। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसने नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कमी, गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो पहले से निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या को घटाया जाएगा, जो अभी तक निर्वाचित नहीं हुए हैं उनकी संख्या को कथी किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाना। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर कर देना। जो बंगाल का विभाजन हुआ पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, वह कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में ही किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। उस समय के जो वायसराय थे वह कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखिएगा। यह हुआ था किस आधार पर, तो सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था बंगाल का, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। चलिए आगे देखिए। 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम के द्वारा सभाओं पर रोक लगा दिया जाना। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित कर उचित लेख छापने वाले को दंडित करना। जो अंग्रेजों का बुराई करता था, जो अंग्रेजों की कमियों को दिखाता था, उनके द्वारा इंडियन प्रेस एक्ट के द्वारा पारित करके उन्हें क्या कर दिया गया, दंडित किया गया। क्योंकि कोई भी वह अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसा सबूत या ऐसा समाचार पत्र न छापे जिनसे उनकी सरकार को क्या हो, नुकसान हो। यह था आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि जितने भी अधिकार दिए गए थे वह दिए गए थे यूरोपीय संस्थाओं को, यूरोप के लोगों को। जो ब्रिटिश लोग आए थे, जो अंग्रेज लोग आए थे, उनको विशेष अधिकार दिया गया था। जो भारत वाले थे उनको अधिकार ही नहीं था। विशेष अधिकार क्या, उनके पास अधिकार ही नहीं था। जो यहाँ की भारतीय जो प्रेस थी उसकी भी आजादी को कतई कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नहीं लिख सकते थे। अगर अंग्रेज यहाँ पे शोषण, मतलब कि आम जनता का शोषण भी कर रहा है, तो वह चाह के भी नहीं लिख सकता था कि अंग्रेज शोषण कर रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। तो इन कारणों से क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा कारण दिया है आर्थिक कारण। सरकार किसानों से अधिक लगान वसूलती थी। जो लगान यानी टैक्स था वह क्या किया जाता था, सरकार किसानों से अधिक वसूलती थी, जिसके कारण किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी जो हालत थी टैक्स के कारण, वह इतना टैक्स लादा गया था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी संस्थाओं के द्वारा, कि वह चुका नहीं पाते थे और वह कर्ज के तले दिन प्रतिदिन क्या हो जाते थे, दबते चले गए।
अस्थाई बंदोबस्त, इसके बारे में समझिए। अस्थाई बंदोबस्त के तहत अंग्रेज जमींदारों से एक निश्चित लगान लेते थे, लेकिन जमींदार किसानों से बहुत अधिक लगान वसूलते थे। यहाँ क्या था कि जो जमींदारी जो अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो जमींदार थे उनसे एक निश्चित मात्रा में क्या वसूलना था, कर वसूलना था। लेकिन जमींदार अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से वह किसानों से अधिक क्या करते थे, कर यानी लगान वसूलते थे। उद्योग क्षेत्रों में मजदूरों कामगारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उनकी स्थिति और भी बद से बदतर थी। 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों से आयात शुल्क हटा लेना। अगर कोई सामान आएगा सूती वस्त्र से बना हुआ, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत में औद्योगिकरण की समस्या, अधिक भू राजस्व या भू राजस्व जो था, भूमि जो कर था उसको वसूलना, ये सब क्या बना, आर्थिकरण बना। आर्थिकरण में क्या बताया जाएगा कि अंग्रेज तरह तरह के जो कर थे वह भारतीय किसानों पर ला देते थे। वह कर्ज के तले, वह अपना कर्ज तो चुका नहीं पाते थे, वह कर्ज के तले दिन प्रतिदिन क्या हो जाते थे, दब जाते थे, जिनसे उनकी स्थिति और भी क्या हो जाती थी, बिगड़ती चली गई। दूसरा दिया है समाजीकरण। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को हे दृष्टि से देखा गया। हे दृष्टि से देखने का मतलब क्या हुआ कि नीचे की दृष्टि से देखा गया। उनका मन, अंग्रेजों को मानना था कि जो भारतीय है वह क्या है, नीच लोग है। नीच लोग को मानने का मतलब कि छोटी जाति के लोग हैं। रेलगाड़ी में, क्लब में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया था। जो सद्भावना होनी चाहिए, जो एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए, वह अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ नहीं किया जाता था। वह उस छोटी जाति के समझते थे तो उनके साथ भेदभाव तो करेंगे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इंडियन सिविल सर्विस जो भारतीय नौकरियां होती है, भारतीयों के साथ भेदभाव करना, मतलब ऊंचे पद पर अंग्रेजी अधिकारी रहेंगे और निचले पद पर क्या रहेंगे, भारतीय लोग रहेंगे, ऐसी भी व्यवस्था थी। यह बना आपका सामाजिकरण, मतलब हर दृष्टि से भारत के लोगों को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। धार्मिकरण देखिए, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म के प्रति लोगों में निष्ठा की भाव को जागृत करना। बहुत सारे धर्म सुधारकों द्वारा एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाना। देखिए क्या हुआ कि धर्म सुधार में क्या हुआ कि जो सती प्रथा चल रहा था, जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, उसके बाद में बलि प्रथा हो गया, इस सब चीजों को अंग्रेजों ने क्या किया कि हटाने का प्रयास किया, इस सब में सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन जो जनता के मनों में, जो भारतीय जनता के मन में जो कुरीतियां बन गई है, पहले से चलती आ रही है, उनको एक हटाना। उनको लगा कि भाई यह कथी कर रहा है, गलत ही कर रहा है अंग्रेज हम लोग के साथ है, लेकिन वो सही था। लेकिन उनको लगा कि भाई यह गलत ही कर रहा है। इस कारण भी उनका क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था और अंग्रेजों से भी क्या थे, नाराज थे। दिया है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतर संबंध। जो प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक, प्रथम विश्व युद्ध कब, 1914 से 1918, तो इसके परिणाम के बाद भारत के साथ इसका क्या संबंध है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका क्या परिणाम पड़ा भारत पर, उसका क्या संबंध है, इसके बारे में समझना होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास का एक प्रमुख घटना है। विश्व में जितनी भी घटनाएं घटी है उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना क्या था, प्रथम विश्व युद्ध था। यह युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक चला था। यह युद्ध दो गुटों, फ्रांस, ब्रिटेन एवं रूस, यह मित्र राष्ट्र का गुट था, और जर्मनी, इटली, हंगरी, यह धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, दो गुट कौन से, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो चला था 1914 से 1918 तक। अब कारण के साथ साथ भारत का संबंध देखिए। अब प्रथम विश्व युद्ध जो चला था उसका कारण क्या था और भारत के साथ उसका क्या संबंध है प्रथम विश्व युद्ध का, इसके बारे में समझिए। युद्ध के बीच ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार से भारत को बचाए रखना चाहता था, अतः उसने घोषणा किया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ जिम्मेदार सरकार का गठन करना है, जो जिम्मेवारी लेके क्या करे, काम करे कि अगर हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो भारत का विकास सही तरीके से करे, यह था।
वह किसी तरह से क्या करना चाहता था, वह भारत की शासन व्यवस्था को क्या करना चाहता था, वह बचा के रखना चाहता था, यहाँ अपना शासन स्थापित करना चाहता था अंग्रेज, इसलिए यह बोला गया था उसके द्वारा। आगे देखिए, 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारतीय उद्योगों को फायदा मिल सके। अब आयात शुल्क का मतलब हुआ कि बाहर से जो सामान मंगाया जा रहा था उस पर क्या लगा दिया गया, लगान। लगान यानी टैक्स लगा दिया गया। आयात टैक्स जो होता है, जो बाहरी सामान विदेशों से सामान मंगाने पर जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आयात शुल्क कहा जाता है, ताकि भारतीय उद्योगों को क्या हो सके, फायदा मिल सके। अगर भारत से अगर टैक्स अगर बाहर वाले सामान पर लगा देंगे तो बाहर से कोई सामान नहीं आएगा, तो वह सामान बिकेगा कहाँ का, तो भारत का ही सामान बिकेगा, जिससे भारतीय उद्योगों को क्या होगा, फायदा होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम, इसके बारे में समझिए। तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने, तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन पर पूरा भरोसा था। अंग्रेजों ने ऐसा आश्वासन दिया था, ऐसा भरोसा दिया था कि अगर हम युद्ध जीतते हैं, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतते हैं तो हम आपको क्या कर देंगे, स्वतंत्र देंगे, आपका स्वराज यानी आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, वह क्या कर देंगे, हम लौटा देंगे। इस आश्वासन के फिराक में जो भारतीय नेता थे, वह भारत के जो उस समय के जो सैनिक थे, उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी 1914 से 1918 तक, तो कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र या जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था, तो मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन लड़ रहा था, आपका अंग्रेज यानी इंग्लैंड लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से। तो ये इनका मानना था कि उन्होंने आश्वासन दिया था, अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था भारत को कि अगर हम यह प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं, तो हम आपको क्या कर देंगे, आपका जो राज्य है यानी स्वराज यानी आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, हम उसे क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूट गया। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता गया, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को अपने स्वराज यानी अपनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई। तब उनका क्या टूटा, भरोसा टूटा। 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वह किसके द्वारा हुई थी, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा है। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन कब, तो 1915 से 17 के बीच, 1915 से 17 के करीब। उन्नीस सौ 15 से 17 के करीब यह जो होम रूल आंदोलन हुआ था। तीन सफल सत्याग्रह से यानी 3 सफल आंदोलन, जिसमें चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद में खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया। यह किसके नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ तक की घटना आपको समझ में आया। आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह हो या खेड़ा आंदोलन हो या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, यह तीनों का जो नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका और कनाडा के क्रांतिकारियों को एकजुट कर गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा कब की गई थी, 1913 में। 1916 में अंग्रेजों के दोनों नरम और गरम दल क्या हो गए, एक हो गए। कब, तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। आगे देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी आंदोलन चलाने के लिए समझौता हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या हुआ, इसके बारे में समझिए।
प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। विदेशी वस्तुओं का आयात शुल्क कम कर दिया गया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड का होना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय काफी तेजी से हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना भी है। यह सब अहमदाबाद या साबरमती आश्रम एक कहाँ है? गुजरात में है। उनके द्वारा चंपारण और खेरा में कृषक आंदोलन, अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन किया गया, जो सफल हुआ। गांधी जी जब 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को, पहले तो उन्होंने अहमदाबाद में किसकी स्थापना की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम। वहीं पे उन्होंने रहना चालू किया शुरू में। उसके बाद में चाहे वह चंपारण सत्याग्रह हो या खेरा आंदोलन हो, उसमें किसानों की जीत मिली। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में श्रमिकों यानी मजदूरों को क्या मिली? सफलता मिली। यह सब उनका क्या रहा? सफल रहा। ओटोमन साम्राज्य पर सख्त संधि थोपने के कारण भारत के मुसलमान नाराज होकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने लगे। जो वहां के ओटोमन साम्राज्य थे वहां तुर्की में, वहां क्या था? खलीफा का शासन था। उन्हें क्या कर दिया गया? सत्ता से हटाया गया। तो उनके जो भारत के मुस्लिम थे उनको यह सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने भारत में क्या किया? आंदोलन किया, जिसका नाम क्या है? खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो क्या किया गया था? तुर्की के सुल्तान के विरोध किया। उनको जब सत्ता से हटाया गया था, उन्हें जब शासन से हटाया गया था, तब ये आंदोलन चली थी। जनता के अंदर गोरों की प्रतिष्ठा घट गई। गोरों का मतलब यहाँ कहने का मतलब है अंग्रेजों से। जो गोरों का संबंध है वह किससे है? अंग्रेजों से है। किससे है? अंग्रेजों से। जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, वह क्या थे? गोरों से क्या होने लगे? पूरी तरह से क्या हो चुके थे? नाराज हो चुके हैं। पूरी तरीके से क्या हो चुके थे? नाराज हो चुके थे। उसके बाद में दिया है कि 1916 से मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल गए। साथ ही कांग्रेस का नरम दल हो या गरम दल हो, फिर वह दोनों क्या हो गया? एकजुट हो गया। एकजुट किस लिए हुआ था? तो वह स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी थी, वह एक स्वराज की जो स्थापना करनी थी, अपने राज्य की स्थापना करनी थी, इसके लिए उन्होंने क्या किया? एकजुट होकर क्या हुआ? उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब हम लोग को समझना है रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट क्या था। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, और उसके बाद में जो असंतोष पैदा हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट जो उस समय के न्यायाधीश थे, वह कौन थे? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। एक समिति का आयोजन किया, एक समिति बनाई। समिति की अनुशंसा पर, मतलब उसके सहयोग से, उसके विचार से 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट पारित किया गया? एक कानून बनाया गया जिसका नाम क्या पड़ा? रॉलेट एक्ट। किनके नाम पर पड़ा था? यह जो न्यायाधीश थे उस समय सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? एक कानून बनाया गया जिसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था। उसमें बात कही गई थी कि एक विशेष न्यायालय का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अगर यह नियम पारित हो गया तो उसके विरुद्ध कोई भी अपील पारित नहीं किया जा सकता है कि भाई उसे यह जो कानून बना है वह सही नहीं बना है, इसको रोका जाए। तो इसके लिए कोई भी अपील नहीं किया जा सकता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अमान्य मतलब कि अगर कोई साक्ष्य भी ना हो, कोई प्रूफ भी ना हो, तभी भी और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। किस कानून के तहत? तो रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के और बिना किसी वारंट के ही क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का काफी दुरुपयोग हुआ।
अब इसी के विरोध में एक लोगों का जो समूह जमा हुआ था पंजाब के अमृतसर में, जो जालियांवाला बाग एक जगह था, वहां लोगों का एक समूह क्या हुआ था, जमा हुआ था और शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, इस रॉलेट का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, अब इसके बारे में समझिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसके बारे में समझिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल चल रहे थे कि यह जो कानून बनाया गया है, रॉलेट एक्ट जो कानून बनी है, वह वास्तव में सही नहीं है। इससे आम जनता का गला घोटा जा सकता है, उनके अधिकारों को छीना जा सकता है। तो इसलिए इस कानून को कथी कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो इसके विरोध में आंदोलन चल रहे थे देशव्यापी, पूरे देश में क्या होता रहा, हड़ताल चल रहा था। बाद में 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किसलू को गिरफ्तार कर लिया गया। किस कानून के तहत, इसी कानून के तहत, रॉलेट एक्ट जो कानून था, रॉलेट एक्ट के तहत ही इनको गिरफ्तार किया गया था। जो 2 स्थानीय नेता थे, उन नेता तो डॉक्टर सत्यपाल एवं किसलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके गिरफ्तारी से क्या हुआ, इसके बारे में तो थोड़ा सा आगे देखिए। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला, जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उसको विरोध करने के लिए, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। इसको लेकर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगर साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें, जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट, रुक जाइए थोड़ा सा, जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट जो पारित हुई थी 1919 ईस्वी में, तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यह कानून सही नहीं, इसके लिए एक सभा बुलाई गई थी। कहाँ, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में। वहां शांतिपूर्वक क्या कर रहा था, आंदोलन चल रहा था लोगों का। लेकिन जो जनरल जो अंग्रेज अधिकारी थे, जनरल ओ डायर, उन्होंने बिना किसी चेतावनी दिए कि भाई आप काहे कर रहे हैं, आपको ये आंदोलन करना उचित नहीं है, आप आंदोलन नहीं कीजिए, यह कानून सही है। ऐसी कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। धारादार गोलियां बरसानी शुरू की गई और इस गोलीबारी में लगभग 1000 भारतीय क्या हो गए, मारे गए। बहुत से भारतीय घायल हुए। इसी घटना को कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब इससे भारतीयों को काफी नुकसान पहुंचा, भारतीयों को काफी आहत लगी। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी नाइट की उपाधि, उन्होंने क्या दी, त्याग दी। नाइट की उपाधि भी क्या दी, त्याग दी। तो आप लोगों ने पहले जाना क्या कि जो रॉलेट एक्ट कानून था, रॉलेट एक्ट कानून, यह कब पारित हुई, तो 1919 ईस्वी में ही पारित हुई थी। और इसके विरोध में जो एक आंदोलन चल रहा था, उस पर जो लगातार गोलियां बरसाने शुरू की थी, उसका कौन सा कांड हुआ था, तो उसका नाम है जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब हम लोग को समझना है कि इसके बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में, कि खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में समझिए। खिलाफत आंदोलन क्या था? ऑटोमन साम्राज्य इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था, जिसे खलीफा कहा जाता था। जो ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था, जो इस्लामिक दुनिया था, उसका जो राजनीतिक गुरु था, जो आध्यात्मिक गुरु या राजनीतिक गुरु था, उनका नाम क्या था, खलीफा। अर्थात इस्लाम के प्रमुख को खलीफा कहा जाता था। जो खलीफा था उसको क्या कहा जाता है, इस्लाम का जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, जिसका केंद्र तुर्की था। खलीफा कहाँ के शासक थे, तो वह तुर्की के शासक थे। मुसलमान खलीफा को धार्मिक और आध्यात्मिक नेता मानते थे। जितने भी मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वे खलीफा को क्या मानते हैं, तो धार्मिक और आध्यात्मिक। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में किसे मानते थे,
खलीफा को मानते थे। ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अब क्या हुआ कि भाई उन्हें क्या कर दिया गया, सत्ता से बेदखल कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, मतलब उसे तोड़ दिया गया और तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में ही अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। उन्हें क्या कर दिया गया, गद्दी से ही काफी कर दिया गया, हटा दिया गया। जो तुर्की के सुल्तान थे खलीफा, उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब खिलाफत आंदोलन को थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए कि खिलाफत आंदोलन क्या था। देखिए, जो तुर्की के सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था खलीफा, जो जितने भी इस्लामिक कंट्री है, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वे खलीफा को क्या मानते हैं, वह खलीफा को अपना आध्यात्मिक नेता मानते हैं। क्या मानते हैं? आध्यात्मिक नेता। जब उन्हें तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा, उन्हें जब गद्दी से हटाया गया तो यहाँ के मुस्लिमों को लगा कि यह उनके साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। इसके विरोध उन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया, जिसका नाम क्या था, खिलाफत आंदोलन। यह कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। राउलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और यह खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे समझिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। आगे दिया है आपका, भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था। यह जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी वह दो नेताओं के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। उनके नेतृत्व में ही कौन सा आंदोलन चला था? खिलाफत आंदोलन। यह खिलाफत आंदोलन चला था कब? तो 1920 ईस्वी में। नवंबर 1919 से महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। शुरुआत तो की गई थी दो व्यक्तियों के द्वारा, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। बाद में खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व जो अध्यक्ष बने वह कौन बने? तो महात्मा गांधी बने। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर के अधिवेशन में दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफी सशक्त हो गया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा कि इस आंदोलन में हिंदुओं ने भी भाग लिया था और मुस्लिमों ने भी भाग लिया था, इसलिए खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा गया था। अब 3 सूत्री मांगे क्या थी, इसके बारे में समझिए। जो खिलाफत आंदोलन चला था उसके बाद में जो उन लोगों की, जो खिलाफत आंदोलन करने वाले जो लोग थे, उनकी जो 3 सूत्री मांगे थी, वह 3 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी, इसके बारे में देखिए। पहला क्या है कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। जो खलीफा है उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाए ताकि वह इस्लाम की कर सके, रक्षा कर सके। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। अरब प्रदेश जो अरब प्रदेश था उस समय का, उसे मुस्लिम शासक खलीफा के क्या कर दिया जाए? अधीन कर दिया जाए। खलीफा को तीसरा जो रखा गया था, जो खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। यह 3 प्रमुख मांगे थी, यह 3 सूत्री मांग थी किसके, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उनका। उसके बाद दिया है कथी कि 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का क्या किया? प्रस्ताव किया। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो असहयोग आंदोलन उसका जो प्रस्ताव रखा गया था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में।
1920 ईस्वी के सितंबर में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में किसका प्रस्ताव पारित किया गया? असहयोग आंदोलन का, कि अब क्या चलेगा, कौन सा आंदोलन चलेगा? तो असहयोग आंदोलन चलेगा। इसके बारे में अब आपको कथी करना होगा, देखना होगा कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन जो चली थी वो 1920 से 1922 तक चली थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन जो चली थी वह कब से कब तक चली थी? तो 1920 से 1922 तक। इनका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब असहयोग आंदोलन का कारण समझिए। एक तो खिलाफत का मुद्दा था, दूसरा था पंजाब सरकार के बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, तीसरा था स्वराज प्राप्ति करना। यह पंजाब में सरकार का जो बर्बर कार्रवाई है, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध, और दूसरा स्वराज की प्राप्ति के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी के नियमानुसार आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। अब आपको बताने के लिए बता दिया जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, और असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिया गया वह 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। स्थगित का कारण क्या था? तो चौरा चौरी हत्याकांड था। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड होने के कारण क्या कर दिएगा? उसके मात्र एक सप्ताह बाद, मतलब 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। ये चौरा चौरी हत्याकांड क्या है? चौरा चौरी हत्याकांड में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ नेता आंदोलन कर रहे थे। अब जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी पुलिस, वह इनके सामने आई। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सेना ने कहा कि भाई आंदोलन बंद कर दीजिए। अब आंदोलनकारी ज्यादा थे और अंग्रेजी सेना कम थी। अब अंग्रेजी सेना के दौड़ाती। अब दौड़ाने के बाद में क्या हुआ कि जो गांव की भीड़ होती है, जो गुस्से वाली जो जनता होती है, वह कुछ भी कर सकती है। अब क्या हुआ कि जो चौरा चौरी एक थाना, पुलिस स्टेशन थाना था, वहाँ क्या हुआ कि उस पहले पुलिस को बंद कर दिया गया, थाने में, जेल में बंद कर दिया गया, और उसमें क्या हुआ कि मिट्टी तेल लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया। 1922 में 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? मारे गए। इसी घटना को दिखाया जाता है चौरा चौरी हत्याकांड कहा जाता है, जो हुई थी कब? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके मात्र एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कथी कर दिया गया? असहयोग आंदोलन कथी कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। अब 2 तरह के कार्यक्रम कौन कौन से थे, इसके बारे में समझिए। पहले कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी और गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। मतलब हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करना चाहते हैं। असहयोग मतलब सहयोग नहीं। असहयोग मतलब कथी? सहयोग नहीं। जो अंग्रेजी सरकार चल रही है, वो सरकार का हम क्या करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। इसी को मुद्दा बना के कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन। कि हम अंग्रेजी वस्त्रों का प्रयोग ना करेंगे, अंग्रेजी सामान का प्रयोग ना करेंगे। तो इसको लेकर चलाया गया था कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। मतलब जहां जहां अंग्रेजों को फायदा हो रहा है वह हम काम नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे। इसको लेकर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, जो चरखा से बनने वाले वस्त्र है उनका प्रयोग करना। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक स्थानों की क्या की गई? स्थापना की गई। कि हम अंग्रेजी ना तो शिक्षा को ग्रहण करेंगे, न अंग्रेजों के बनाए द्वारा किसी हम वस्तु का उपयोग करेंगे। ये असहयोग आंदोलन की क्या थी? मेन मुद्दा था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े
बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत छोड़कर आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया।